फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी से अध्याय 17 है यहाँ पे श्वसन और गैसों का विनिमय। तो इसमें हम लोग एनसीईआरटी बुक से संपूर्ण पाठ का हल देखने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम यहाँ पे आ चुके हैं। अध्याय 17 है श्वसन और गैसों का विनिमय। तो इसमें हम लोग अभ्यास प्रश्न देखने वाले हैं। तो देखिए, प्रश्न संख्या 1 है, जैव क्षमता की परिभाषा दें और इसका महत्व बताएं। उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अंतःश्वास आरक्षित वायु, प्रवाही वायु तथा उच्छ्वास आरक्षित वायु का योग। योग यहाँ पे देख सकते हैं IRV टीवी और ERV, यानी कि 3500 प्लस 1100 को जोड़ेंगे तो 4600 मिलीलीटर आ जाएगा। ठीक है। फेफड़ों की जैव क्षमता होती है, यह वायु की वह कुल मात्रा होती है जिसे हम पहले पूरी चेष्टा द्वारा फेफड़ों में भरकर पूरी चेष्टा द्वारा शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। आगे की बात करें तो जिस व्यक्ति की जैव क्षमता जितनी अधिक होती है, उसे शरीर की जैविक क्रियाओं के लिए उतनी ही अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। खिलाड़ियों, पर्वतारोही, पर्वतारोही किसे कहते हैं, जो पर्वत पे चढ़ते हैं, तैराक यानी तैरने वाले आदि की जैव क्षमता अधिक होती है। युवक की जैव क्षमता प्रौढ़ की अपेक्षा अधिक होती है। पुरुषों की जैव क्षमता स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होती है। यह उनकी कार्य क्षमता को प्रभावित करती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 आता है, सामान्य निःश्वसन के उपरांत फेफड़ों में शेष वायु के आयतन को बताएं। तो उत्तर हो जाएगा वायु की वह मात्रा जो सामान्य निःश्वसन उच्छ्वास के उपरांत फेफड़ों में शेष रहती है, कार्यात्मक अवशेष सामर्थ्य कहलाती है। यह उच्छ्वास आरक्षित वायु तथा अवशेष वायु के योग के बराबर होती है। इसकी सामान्यतया मात्रा 2300 मिलीलीटर होती है, यानी कि FRC इक्वल टू ERV प्लस RV इक्वल टू हो जाएगा 1100 प्लस 1200 मिलीलीटर, और दोनों को ऐड कर देंगे तो 2300 मिलीलीटर हो जाएगा। ठीक है। देखिए, प्रश्न संख्या 3 है, गैसों का विसरण केवल कूपीय क्षेत्र में होता है, श्वसन तंत्र के किसी अन्य भाग में नहीं, क्यों? तो उत्तर हो जाएगा इसका, मनुष्य के फेफड़ों में लगभग 30 करोड़ वायु कोष्ठ या कूपिकाएं होते हैं। इनकी पतली भित्ति में रक्त कोशिकाओं का घना जाल फैला होता है। श्वास नाल, श्वसनिका, कूपिका नलिकाओं आदि में रक्त कोशिकाओं का जाल फैला हुआ नहीं होता। इनकी भित्ति मोटी होती है, अतः कूपिकाओं को छोड़कर अन्य श्वसन भागों में गैसीय विनिमय नहीं होता। आगे यहाँ पे सामान्यतः ग्रहण की गई 500 मिलीलीटर प्रवाही वायु से लगभग 350 मिलीलीटर कूपिकाओं में पहुँचती है, शेष श्वास मार्ग में ही रह जाती है। आगे की बात करें हम लोग, वायु कोष्ठकों की भित्ति तथा रक्त कोशिकाओं की भित्ति मिलकर श्वसन कला बनाती है। इसे O2 तथा CO2 का विनिमय सुगमता से हो जाता है। गैसीय विनिमय सामान्य विसरण द्वारा होता है। इसमें गैसें उच्च आंशिक दबाव की ओर विसरित होती है। वायु कोष्ठकों में O2 का आंशिक दबाव 100 से 104 mmHg और CO2 का आंशिक दबाव 40 mmHg होता है। फेफड़ों में रक्त कोशिकाओं में आए अशुद्ध रुधिर में O2 का आंशिक दबाव 40 mmHg और CO2 का आंशिक दबाव 45 से यहाँ पे 46 mmHg होता है। ठीक है। बात करें आगे की, तो ऑक्सीजन वायु कोष्ठकों की वायु से विसरित होकर रक्त में जाती है और रक्त से CO2 विसरित होकर वायु कोष्ठकों की वायु में जाती है। इस प्रकार वायु कोष्ठकों से रक्त ले जाने वाली रक्त कोशिकाओं में रक्त ऑक्सीजन युक्त होता है। फेफड़ों से निष्कासित वायु में O2 लगभग 15.7% और CO2 लगभग 3.6% होती है। ठीक है। बात करें प्रश्न संख्या 4 की,
तो CO2 के परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट की मुख्य क्रियाविधि क्या है, व्याख्या करें। उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ऊतकों में संचित खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रण द्वारा रुधिर कोशिकाओं में चली जाती है। रुधिर कोशिकाओं द्वारा इसका परिवहन श्वसनांगों तक निम्नलिखित 3 प्रकार से होता है। कौन कौन से हैं, तो पहला देखते हैं, प्लाज्मा में घुलकर लगभग 7% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन प्लाज्मा में घुलकर कार्बोनिक अम्ल यानी कि H2CO3 के रूप में होता है। सेकेंड आता है यहाँ पे बाइकार्बोनेट्स के रूप में लगभग 70% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन बाइकार्बोनेट्स के रूप में होता है। प्लाज्मा के अंदर कार्बोनिक अम्ल का निर्माण धीमी गति से होता है, अतः कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश भाग 93% लाल रुधिराणुओं में विसरित हो जाता है। इसमें से 70% कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनिक अम्ल व अंत में बाइकार्बोनेट्स का निर्माण हो जाता है। लाल रुधिराणुओं में कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में कार्बोनिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, आगे यहाँ पे CO2 + H2O कार्बोनिक एनहाइड्रेज बटा है यहाँ पे एंजाइम एरो H2CO3 एरो H धनायन + HCO3 ऋणायन है। प्लाज्मा में कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम अनुपस्थित होता है, अतः प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट कम मात्रा में बनता है। बाइकार्बोनेट आयन यानी कि HCO3 यहाँ पे निगेटिव कह सकते हैं। लाल रुधिराणुओं के पोटेशियम आयन यानी कि K धनायन तथा प्लाज्मा के सोडियम आयन यानी कि Na धनायन है से क्रिया करके क्रमशः पोटेशियम तथा सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है। पहला है यहाँ पे प्लाज्मा में HCO3 निगेटिव है प्लस Na पॉजिटिव ये आयन है NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। सेकेंड है यहाँ पे लाल रुधिराणुओं में HCO3 ऋणायन प्लस K धनायन एरो KHCO3 यानी कि पोटेशियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है, आगे है यहाँ पे क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर परिघटना, इसके बारे में भी लिखना था। उत्तर हो जाएगा सामान्य pH तथा विद्युत तटस्थता बनाए रखने के लिए जितने बाइकार्बोनेट आयन रुधिर कणिकाओं से प्लाज्मा में आते हैं उतने ही क्लोराइड आयन यानी कि Cl यहाँ पे निगेटिव है, निगेटिव में आयन है, रुधिर कणिकाओं में जाकर उसकी पूर्ति करते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट तथा लाल रुधिर कणिकाओं में क्लोराइड आयनों का जमाव हो जाता है। आगे की बात करें तो इस क्रिया को क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। श्वसन तल पर क्रियाएं विपरीत दिशा में होती है जिसे CO2 मुक्त होकर वायुमंडल में चली जाती है। बात करें तीसरा की तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 30% भाग लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से मिलकर अस्थायी यौगिक बनाता है, जैसे कि हीमोग्लोबिन प्लस CO2 एरो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। सोडियम तथा पोटेशियम के बाइकार्बोनेट्स तथा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन आदि पदार्थों से युक्त रुधिर अशुद्ध होता है। यह रुधिर ऊतकों और अंगों से शिराओं द्वारा हृदय में पहुंचता है। हृदय से यह रुधिर फुफ्फुस धमनियों द्वारा फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए जाता है। फेफड़ों में ऑक्सीजन की अधिक मात्रा होने के कारण रुधिर की हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन की अपेक्षा अधिक अम्लीय होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के अम्लीय होने के कारण श्वसन सतह पर कार्बोनेट्स तथा कार्बोनिक अम्ल का विखंडन होता है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 5 आता है। कूपिका वायु की तुलना में वायुमंडलीय वायु में PO2 तथा PCO2 कितनी होगी, मिलान करना है। यहाँ पे पहला है PO2 न्यून PCO2 उच्च, सेकेंड है PO2 उच्च PCO2 न्यून, थर्ड है PO2 उच्च PCO2 उच्च, फोर है PO2 न्यून
फिर कॉमा PCO2 न्यून। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेकेंड वाला, ठीक है, यानी कि PO2 उच्च कॉमा PCO2 न्यून। अब इसके बारे में लिखेंगे, वायुमंडलीय वायु में O2 का आंशिक दाब 159 तथा CO2 का आंशिक दाब 0.3 होता है, जबकि कूपिका वायु में O2 का आंशिक दाब 104 तथा CO2 का आंशिक दाब 40 होता है। ये आप लोगों के नॉलेज के लिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 आता है, सामान्य स्थिति में अंतःश्वसन प्रक्रिया की व्याख्या करें। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सामान्य श्वासोच्छ्वास या श्वास अनैच्छिक होता है। इसमें पसलियों की गति की भूमिका 25% और डायफ्राम की भूमिका 15% होती है। अंतःश्वास या प्रश्वसन, ठीक है। सामान्य स्थिति में अंतःश्वास में गुंबदनुमा डायफ्राम पेशियों में संकुचन के कारण चपटा सा हो जाता है। डायफ्राम की गति के साथ बाह्य अंतरा पर सूक्ष्म पेशियों में संकुचन से पसलियाँ सीधी होकर ग्रीवा की तथा बाहर की तरफ खींचती है। इससे उरोस्थि ऊपर और आगे की ओर उठ जाती है। इन गतियों के कारण वक्षगुहा का आयतन बढ़ जाता है और फेफड़े फूल जाते हैं। वक्षगुहा और फेफड़ों में वृद्धि के कारण वायु कोष्ठकों या कूपिकाओं में वायुदाब लगभग 1 से 3 mmHg कम हो जाता है, ठीक है। बात करें हम लोग आगे की, इसकी पूर्ति के लिए वायुमंडलीय वायु श्वास मार्ग से कूपिकाओं में पहुंच जाती है। इस क्रिया को अंतःश्वास कहते हैं। इसके द्वारा मनुष्य अन्य स्तनीय वायु ग्रहण करते हैं। प्रश्न संख्या 7 आता है यहाँ पे, श्वसन का नियमन कैसे होता है। उत्तर हो जाएगा यहाँ पे श्वसन का नियमन मस्तिष्क के मेड्यूला एवं पोन्स वेरोलाई में स्थित श्वास केंद्र पसलियों तथा डायाफ्राम से संबंधित पेशियों की क्रिया का नियमन करके श्वासोच्छ्वास या श्वसन का नियमन करता है। श्वास क्रिया तंत्रिकीय नियंत्रण में होती है। आगे है यहाँ पे, यही कारण है कि हम अधिक देर तक श्वास नहीं रोक पाते हैं। फेफड़ों की भित्ति में अस्ट्रेज संवेदांग होते हैं। फेफड़ों के आवश्यकता से अधिक फूल जाने पर ये संवेदांग पुनर्निवेशन नियंत्रण के अंतर्गत निःश्वसन को तुरंत रोकने के लिए हेरिंग ब्रूएर रिफ्लेक्स चाप की स्थापना करके श्वास केंद्र को उद्दीपित करते हैं, जिससे श्वास दर बढ़ जाती है। यह नियंत्रण प्रतिवर्ती क्रिया के अंतर्गत होता है, ठीक है। आगे की बात करें तो शरीर के अंतः वातावरण में CO2 की सांद्रता के कम या अधिक हो जाने से श्वास केंद्र स्वतः उद्दीपित होकर श्वास दर को बढ़ाता या घटाता है। O2 की अधिकता कैरोटिको सिस्टेमिक चाप में उपस्थित सूक्ष्म रासायनिक संवेदांगों को प्रभावित करती है। ये संवेदांग श्वास केंद्र को प्रेरित करके श्वास दर को घटा या बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। PCO2 का ऑक्सीजन के परिवहन में क्या प्रभाव है। उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कूपिकाओं में जहाँ PO2 उच्च तथा PCO2 न्यून होता है, H धनायन सांद्रता कम तथा ताप कम होने पर ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनता है। ऊतकों में जहाँ PO2 न्यून तथा PCO2 उच्च होता है, H धनायन सांद्रता अधिक तथा ताप अधिक होता है। बात करें आगे की तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन का विघटन होता है तथा O2 मुक्त हो जाती है। इसका अर्थ है O2 फेफड़े की सतह पर हीमोग्लोबिन के साथ मिलती है तथा ऊतकों में अलग हो जाती है। सामान्य परिस्थिति में 5 मिलीलीटर O2 ऊतकों को प्रति 100 मिलीलीटर ऑक्सीजनित रक्त से मिलता है, ठीक है। अब आइए हम लोग प्रश्न संख्या 9 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या है। पहाड़ पर चढ़ने वाले व्यक्ति की श्वसन प्रक्रिया में क्या प्रभाव पड़ता है। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पहाड़ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु में O2 का आंशिक दाब कम हो जाता है। अतः मैदान की अपेक्षा ऊंचाई पर श्वासोच्छ्वास क्रिया अधिक तीव्र गति से होगी। इसके निम्नलिखित कारण होते हैं। पहला है यहाँ पे रुधिर में घुली हुई ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम हो जाता है।
O2 रक्त में सुगमता से विसरित होती है, अतः शरीर में ऑक्सीजन परिसंचरण कम हो जाता है। इसके फलस्वरूप सिर दर्द तथा उल्टी वमन का आभास होता है। ठीक है। सेकेंड है, अधिक ऊंचाई पर वायु में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, अतः वायु से अधिक O2 प्राप्त करने के लिए श्वासोच्छ्वास क्रिया तीव्र हो जाती है। प्रश्न संख्या 3 है, सॉरी यहाँ पे तीसरा पॉइंट है, मतलब तीसरा आंसर है, कुछ दिनों तक ऊंचाई पर रहने से रुधिर में लाल रुधिराणुओं की संख्या बढ़ जाती है और श्वास क्रिया सामान्य हो जाती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 10 आता है, कीटों में श्वसन क्रिया विधि कैसे होती है? उत्तर हो जाएगा कीटों में श्वसन क्रिया विधि। कीटों में श्वसन हेतु ट्रैकिया पाए जाते हैं। कीटों के शरीर में ट्रैकिया का जाल फैला होता है। ट्रैकिया पारदर्शी शाखा में चमकीली नलिकाएं होती है। ये श्वास रंध्रों द्वारा वायुमंडल से संबंधित रहती है। श्वास रंध्र छोटे वेश्म में खुलते हैं। आगे है, श्वास रंध्रों पर रोमाव यानी कि सदृश सूक तथा कपाट पाए जाते हैं। कुछ श्वास रंध्र सदैव खुले रहते हैं, शेष अंतः शोषण के समय खुलते हैं और उच्छ्वसन के समय बंद रहते हैं। ट्रैकियल वेश्म में शाखाएं निकलकर एक पृष्ठ तथा अधर तल पर ट्रैकिया का जाल बना लेती है। आगे की बात करें तो ट्रैकिया से निकलने वाली ट्रैकिओल्स ऊतक या कोशिकाओं तक पहुंचती है। कीटों में गैसों का विनिमय बहुत ही प्रभावशाली होता है और O2 सीधे कोशिकाओं तक पहुंचती है और इसी कारण कीट सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं। प्रश्न संख्या 11 आता है, ऑक्सीजन वियोजन वक्र की परिभाषा दें। क्या आप इसकी सिग्माव आकृति का कोई कारण बता सकते हैं? तो उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन वियोजन वक्र। हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता ऑक्सीजन के आंशिक दबाव अर्थात PO2 पर निर्भर करती है। हीमोग्लोबिन की वह प्रतिशत मात्रा जो ऑक्सीजन ग्रहण करती है, इसकी प्रतिशत संतृप्ति कहलाती है। जैसे फेफड़ों में रक्त के ऑक्सीजनीकृत होने पर O2 का आंशिक दबाव PO2 लगभग 97 mmHg होता है। इस PO2 पर हीमोग्लोबिन की प्रतिशत संतृप्ति लगभग 98% होती है। ठीक है। ऊतकों से वापस आने वाले रक्त में O2 का आंशिक दबाव PO2 लगभग 40 mmHg होता है। इस पर PO2 पर हीमोग्लोबिन की प्रतिशत संतृप्ति लगभग 75% होती है। PO2 तथा हीमोग्लोबिन की प्रतिशत संतृप्ति के संबंध को ग्राफ पर अंकित करने पर एक सिग्माव वक्र प्राप्त होता है। इसे ऑक्सीजन वियोजन वक्र कहते हैं। ठीक है। आगे है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र पर शरीर ताप एवं रक्त के pH का प्रभाव पड़ता है। ताप के बढ़ने या pH के कम होने पर यह वक्र दाहिनी ओर खिसकता है। इसके विपरीत ताप के कम होने या pH के अधिक होने से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वक्र बाईं ओर खिसकता है। रक्त में CO2 की मात्रा बढ़ने या इसका pH घटने, H धनायन की संख्या घटने पर O2 के प्रति हीमोग्लोबिन की आकर्षण शक्ति कम हो जाती है। इसी को बोहर प्रभाव कहते हैं। यह क्रिया ऊतकों में होती है। इस प्रकार बोहर प्रभाव का योगदान हीमोग्लोबिन के फेफड़ों से ऊतकों तक ऑक्सीजन के परिवहन को प्रोत्साहित करता है। आगे है, फेफड़ों में हीमोग्लोबिन को O2 मिलते ही CO2 के प्रति इसका आकर्षण कम हो जाता है और कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन CO2 त्याग कर सामान्य हीमोग्लोबिन बन जाता है। अम्लीय हीमोग्लोबिन H धनायन मुक्त करता है जो बाइकार्बोनेट HCO3 से मिलकर कार्बोनिक अम्ल बनाते हैं। यह शीघ्र ही CO2 तथा H2O में टूटकर CO2 को मुक्त कर देता है। इसे हेल्डेन प्रभाव कहते हैं। हेल्डेन प्रभाव फेफड़ों में CO2 के बहिष्कार को और ऊतकों में O2 के बहिष्कार को प्रेरित करता है। प्रश्न संख्या 12 आता है यहाँ पे, क्या आपने अवकोशीयता यानी कि हाइपोक्सिया, न्यून ऑक्सीजन के बारे में सुना है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें व साथियों के बीच चर्चा करें। तो हम लोग यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में।
उत्तर हो जाएगा अव यानी कि अक्षीयता। इस स्थिति का संबंध शरीर की कोशिकाओं या ऊतकों में ऑक्सीजन के आंशिक दबाव में कमी से होता है। यह ऑक्सीजन की कम आपूर्ति के कारण होता है। वायुमंडल में पहाड़ों पर 8,000 फुट से अधिक ऊंचाई पर वायु में O2 का दबाव कम हो जाता है। इससे सिर दर्द, वमन, चक्कर आना, वमन का मतलब कह दें जी मिचलाना, एक तरह से उल्टी आना, ठीक है, मानसिक थकान, श्वास लेने में कठिनाई आदि लक्षण प्रदर्शित होते हैं। इसे कृत्रिम हाइपोक्सिया कहते हैं। ठीक है, बात करें आगे की, पर्वतारोहियों को हो जाता है शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण। ध्यान देंगे, शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होने के कारण रक्त की ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता प्रभावित होती है। इसे एनीमिया हाइपोक्सिया के इन्हें इसे एनीमिया हाइपोक्सिया कहते हैं, यानी कि रक्त की कमी से होने वाला रोग क्या है, तो एनीमिया। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 13 है, निम्न के बीच अंतर करें। अंतर करना है, कह है यहाँ पे IRV और ERV। उत्तर हो जाएगा IRV तथा ERV में अंतर। IRV मतलब अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन, वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा है जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतः श्वासित कर सकता है। यह औसतन 2500 मिलीलीटर से 3000 मिलीलीटर होती है। ठीक है, अब ERV की बात करें तो निःश्वसन सुरक्षित आयतन, वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा है जो एक व्यक्ति बलपूर्वक निःश्वासित कर सकता है। यह औसतन 1000 मिलीलीटर से 1100 मिलीलीटर होती है। ठीक है, ख है यहाँ पे अंतर श्वसन क्षमता IC और निःश्वसन क्षमता, इसमें भी अंतर करना है तो हो जाएगा अंतर श्वसन क्षमता तथा निःश्वसन क्षमता में अंतर निम्न है। अंतर श्वसन क्षमता सामान्यतः निःश्वसन उपरांत वायु की कुल मात्रा आयतन जिसे एक व्यक्ति अंतः श्वसित कर सकता है। इसमें ज्वारीय आयतन तथा अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन सम्मिलित होते हैं, यानी कि TV प्लस IRV। ठीक है, अब बात करें हम लोग निःश्वसन क्षमता की तो हो जाएगा सामान्यतः अंतः श्वसन उपरांत वायु की कुल मात्रा आयतन जिससे एक व्यक्ति निःश्वासित कर सकता है। इसे ज्वारीय आयतन और निःश्वसन सुरक्षित आयतन सम्मिलित होते हैं, TV प्लस ERV। ठीक है, ये बहुत जल्दी जल्दी लिखा हुआ है इसलिए, ठीक है, उतना भी अच्छा नहीं लिखा हुआ है, ये बहुत जल्दी जल्दी हम बनाए हैं क्योंकि टाइम मैनेज करना पड़ता है अभी। ठीक है, ग है यहाँ पे जैव क्षमता तथा फेफड़ों की कुल धारिता, तो इसमें आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे जैव क्षमता तथा फेफड़ों की कुल धारिता में अंतर। बात करें जैव क्षमता की तो बलपूर्वक निःश्वसन के बाद वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति अंतःश्वासित कर सकता है अथवा वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतः श्वसन के बाद निःश्वासित कर सकता है। ठीक है, आगे की बात करें तो फेफड़ों की कुल धारिता बलपूर्वक निःश्वसन के बाद फेफड़ों में समायोजित यानी कि उपस्थित वायु की कुल मात्रा, इसमें RV, ERV, TV तथा IRV सम्मिलित हैं, यानी जैव क्षमता प्लस अपशिष्ट आयन यानी कि VC प्लस RV। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 है, ज्वारीय आयतन क्या है? एक स्वस्थ मनुष्य के लिए 1 घंटे के ज्वारीय आयतन लगभग मात्रा को आंकलित करें। उत्तर हो जाएगा इसका ज्वारीय आयतन सामान्य श्वसन क्रिया के समय प्रति अंतःश्वासित या निःश्वासित वायु का आयतन ज्वारीय आयतन कहलाता है। यह लगभग 500 मिलीलीटर होता है, अर्थात स्वस्थ मनुष्य लगभग 6000 से 8000 मिलीलीटर वायु प्रति मिनट की दर से अंतःश्वासित या निःश्वासित कर सकता है। ओके, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि क्वेश्चन आंसर एंड हो चुका है। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोज़ के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। हमें एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब करें, ज़रूर शेयर करें। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल तैयारी एग्जाम के 11th ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसका PDF और नोट्स मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।